Yesterday we were talking about clause number 3. A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts or agrees to accept any part of profit of professional work of a person who is not member of ICI, member of such other professional body having such other qualification. अब दोस्तों ऐसा है कि न देना न लेना मगन रहना, है ना। अगर आपको देन लेन करना है तो सुपर 8 आपके पास है, इनसे आप देन लेन कर लीजिए। मेंबर ऑफ आईसीआई आपके पास है, इनसे आप देन लेन कर लीजिए। दैट इज अलाउड टू यू। यानी अगर मैं बात करूं उधर पिछले वाले क्लॉज की, है ना, तो पिछले वाले क्लॉज में सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, CS, CWA, LLP, आर्किटेक्ट, एक्चुरी, BE, BTech और MBA। इतने लोग आए थे कल भाई लोग, इतने लोग थे ना। सीए इन प्रैक्टिस हो, सीए इन सर्विस हो, सीए अदरवाइज ऑक्यूपाइड भी ले लो। सीए अदरवाइज ऑक्यूपाइड भी ले लो ना भाई, कहां दिक्कत है। तो बड़ा सिंपल है भाई साहब। यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, टिक लगाना चालू करो कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में इनसे आप क्या क्या कर सकते हो। क्लॉज 2 में और क्लॉज 3 में इनसे आप क्या 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 इनसे शेयर कर सकते हो। एक बार टिक लगा के देखो इन सब पे। सोचो, देखो, क्या मैं क्लॉज 2 में इससे शेयरिंग कर सकता हूं? हाँ, इससे भी और इससे भी, प्रोवाइडेड थ्रेड्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। पार्टनर से, रिटायर्ड पार्टनर से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर से, सीएस से, सीडब्ल्यूएस से, एलएलपी से, आर्किटेक्ट से, एक्चुरी से, बी से, बीटेक से, एमबीए से। ये तो हुआ क्लॉज 2। मैंने किसी अदरवाइज ऑक्यूपाइड सीए को कोई काम दिलवाया तो क्या मैं उसकी फीस में से शेयर ले लूं? मैंने एक सीए का जॉब लगवाया, क्या मैं उससे उसकी सैलरी में से शेयर ले लूं? मैंने एक सीए इन प्रैक्टिस को क्लाइंट दिलवाया, क्या मैं उससे शेयर ले लूं? देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ऑक्यूपाइड में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल वर्क हो तो। और सीए इन सर्विस से जॉब दिलवाने के नाम पे कुछ ले मत लेना, क्योंकि क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट 2 में
वो निपटेगा तुम्हारे कारण। बात करेंगे वहां भी। ये इस पर अपनी बात अभी बाकी है, ठीक है। तो सीए अदरवाइज ऑक्यूपाइड है। मैंने, सोचो आप, कुमार मंगलम बिरला से कोई डीलिंग चल रही है किसी थर्ड पार्टी की, और उस डील के बीच में बन गया हूं मैं ब्रोकर। एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट ब्रोकर बोलना अच्छा नहीं लगता। और मैं कुमार मंगलम बिरला से कह रहा हूं, लाओ जी, ये जो डील हुई है ना, इस डील में 2% जो भी वैल्यूएशन है उसका मेरा, बुक बुक। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। सोच के जवाब दो। कुमार मंगलम बिरला को कोई डील मैंने जचा दी और उनको कहा आप ये एक्स लिमिटेड जो मेरा क्लाइंट है इसको उठा लो, एब्जॉर्ब कर लो, और मुझे मेरी कंसल्टेंसी फीस के रूप में परसेंटेज ऑफ वैल्यू दे दो। आप अभी परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे मत जाओ, आप तो मुझे बता दो कि क्या है नेचर ऑफ पेमेंट जो हो रहा है, इज इट अलाउड? देखिए, आप जो भी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप उसकी फीस तो चार्ज कर ही सकते हो। नॉन ऐसा कोई काम मत कर देना जो प्रोफेशन से बाहर का हो और जिसके लिए आप उनसे कमीशन चार्ज कर रहे हो। प्रोफेशन के अंदर कोई भी काम करोगे चलेगा। चलो, पार्टनर से तो आप ले ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। रिटायर्ड पार्टनर आपको क्यों शेयरिंग देने आएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर से आप क्यों शेयरिंग लोगे? वो तो ये डील ही नहीं होने वाली। बाकी इन सब से कर लो, इन सबको काम दिलाओ और इन लोगों से पैसा ले लो, किसने मना किया? बस इतना ध्यान रखना है बॉस कि जब अपने वालों से डील कर रहे हो और ये लेने देने की डील कर रहे हो, उस समय थ्रेड्स एड्रेस करना मत भूल जाना। आपने अपने क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट किसी और सीए को दिलवाया और उस सीए से कहा 20% मुझे दे दे। सर, आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर रहे हो। भले ही ये कौन है, मेंबर ऑफ आईसीआई है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्लाइंट ने, एक क्लाइंट का इंटरनल ऑडिटर किसी को दिलवा दूं मैं और उससे 20% की रेफरल फीस ले लूं। अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया ना, आधा इंडिया बोल के आएगा हाँ ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से शेयर कर सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो रही है भाई साहब, कहां से ले सकता है? ये दोनों क्लॉजेस में थ्रेड्स देखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं और आगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को इजाजत है कि वो पार्टनरशिप में जाए। किसके साथ? विथ whom? with whom he can enter into partnership। बोला गया
CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with a person other than chartered accountant in practice or member of any other professional body or person having such qualifications, और उसके बाद लिखा इंक्लूडिंग, इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, इंक्लूडिंग a resident who but for his residence abroad would be entitled to register as a member under clause 5 of subsection 1 of section 4 and whose qualifications are recognized by the council. यार सुनो, पहले हमारी बायलैटरल ट्रीटियां हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, मतलब वो जो यूनाइटेड किंगडम है, उनके जितने भी इंस्टीट्यूट थे उनके साथ हमारी बायलैटरल ट्रीटी थी, मतलब हमारे मेंबर उनके मेंबर, उनके मेंबर हमारे मेंबर। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे होते हैं, अब हमारे एग्रीमेंट अलग है और उसमें उनको आके हमारे यहाँ एग्जाम देनी पड़ती, 2-1 पेपर की, हमको उनके यहाँ जाके एग्जाम देनी पड़ती, तब जाके मेंबरशिप बनती है। तो वो एमआरए ही खत्म हो गए, तो फिर ये आगे मैं लिखना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं यहीं आ गया कि एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विथ अ पर्सन अदर देन सीए इन प्रैक्टिस और member of other professional body or person having such qualification or member of any other body and person having such qualifications आपके सामने है। Now तो क्या मैं सीए इन प्रैक्टिस आदमी, सीएस, सीडब्ल्यूए, एलएलबी, बी, बीटेक, एमबीए, क्या इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं? भाई साहब कर तो सकते हो, लेकिन आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इन बाकी लोगों ने हमको कोई रिस्पांस दिया नहीं है अब तक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पांस नहीं दे रही, सीएस रिस्पांस नहीं दे रही, उन लोगों ने उनके मेंबर को हमारी पार्टनरशिप में अलाउ ही नहीं किया, तो हम इसकी मॉडलिटीज तैयार नहीं कर पाए। सो at present only possible to enter into partnership with CA in practice only. बाकी किसी से पार्टनरशिप कर पाना आपके लिए संभव इस वक्त नहीं, क्योंकि इनसे पार्टनरशिप करने के रेगुलेशंस अभी बनना बाकी है। तो रेगुलेशन जिस दिन आ जाएंगे उस दिन पार्टनरशिप कर लेंगे। तो अभी अगर आंसर आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या हम CA, के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो हम बोल देंगे, हालांकि क्लॉज 4 परमिट तो करता है, लेकिन बुक में कोड ऑफ एथिक्स क्यों नहीं है? कौन सी बुक में कोड ऑफ एथिक्स नहीं है? सेकेंड बुक में है ना कोड ऑफ एथिक्स, वॉल्यूम 2 में। बेटा वॉल्यूम 2 भी तो आ गई होगी श्रेयसी, मिली नहीं?
क्यों नहीं मिली? तुम तो इंदौर में हो। अरे तुम तो इंदौर में हो ना, कॉल करो राकेश को। अरे राकेश को कॉल करो, ही विल गिव यू ऑल। दो और किताबें आ गई उसके बाद, तुमको जो एक वॉल्यूम मिला उसके बाद दो वॉल्यूम और आ गई। जस्ट कॉल हिम, ही विल गिव यू। नाउ एट प्रेजेंट only possible to enter into partnership with CA in practice only। ये तो मैं आज ही, ये मैं कट करके डालना चाहता हूं डे वाइज, सो आई विल कट डे वाइज एंड आई विल गिव यू इट टू यू नाउ। तो एट प्रेजेंट ओनली पॉसिबल टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद सीए इन प्रैक्टिस ओनली। तो हम किसी और के साथ पार्टनरशिप में जा ही नहीं सकते। चलिए अब आते हैं क्लॉज नंबर 5 पर। ये पूरी एक फैमिली है क्लॉज की, क्लॉज 1 2 3 4 5। ये 5 क्लॉजेस की एक फैमिली है। फैमिली पूरी होने के बाद इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा, उसके बाद हम अगली फैमिली पे आगे जाएंगे, वो है छठे सातवें की। फिर एक और फैमिली आती है, वो है आठवें और नवें की, आठवें नवें और 10वें की। फिर एक फैमिली आती है वो है 11वें की, और फिर एक फैमिली आती है वो है 12वें की। अलग अलग है, इनकी तासीर के हिसाब से इनकी फैमिली डिसाइड की गई है। अभी आप रुको, मैं समझाता हूँ। आइए क्लॉज नंबर 5 पढ़ते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर वो सिक्योर करता है कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ सच सीए और नॉट हिज पार्टनर। इफ ही सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस, आप अगर एक प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहे हो थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट, जो नहीं है क्या एम्प्लॉय ऑफ सच सीए और हु इज नॉट हिज पार्टनर। जो आपका पार्टनर नहीं है या जो आपका एम्प्लॉय नहीं है या पर्सन अंडर क्लॉज 2 3 4 नहीं है, उनसे, उनके अलावा आप किसी की सहायता से बिजनेस भी सिक्योर नहीं कर सकते, या किसी और तरीके से बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। जरा समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक प्रैक्टिसिंग सीए हो, ओके। आपको मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी मान लूंगा कब? अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर करते हो। कैसे? थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे बंदे की सेवाएं लेते हुए जो आपका एम्प्लॉय नहीं है, जो आपका पार्टनर नहीं है, जो आपका 2 3 4 के अंदर सुपर 8 नहीं है। सुपर 8 कौन कौन है? याद करो, सुपर 8 कौन कौन है? CS, CWA, LLB, आर्किटेक्ट, एक्चुरी, BE, बीटेक, MBA। इनको मैं बोलता हूं सुपर 8। तो बाबू, मैं अपने एम्प्लॉय को, मैं अपने एम्प्लॉय से कहकर क्या बिजनेस सिक्योर कर सकता हूं? अपने एम्प्लॉय से कहकर बिजनेस सिक्योर कर सकता हूं मतलब क्या? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोल लूं, या मैं आर्टिकल को झोला लेके सुबह से निकाल दूं कि शाम तक क्लाइंट लेके आ रहे,
तू तो मेरा एम्प्लॉय है, जा। नहीं नहीं सर आर्टिकल ये नहीं करेंगे। अच्छा तो ठीक है, एक एम्प्लॉय रख लेता हूँ। उस एम्प्लॉय को बोलता हूँ झोला लेके निकल रहे, सुबह से शाम तक का टारगेट है 5 क्लाइंट हो जाना चाहिए। कैन आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग? देखिए सर, ऐसा छुट्टा मार्केटिंग तो आपको अलाउ ही नहीं है। तो फिर एक काम करता हूँ, कॉल सेंटर बना लेता हूँ। मेरे यहाँ कॉल सेंटर बना लेता हूँ। उस कॉल सेंटर में बिठा लेता हूँ 25-30 लोगों को, और दिन भर कोल्ड कॉलिंग कराऊंगा। क्या आपको सीए की सेवाओं की जरूरत है? अगर है तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। भाई इसका मतलब क्या है? आपने कह दिया सिक्योर एनी बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन। सो कोल्ड कॉल, बजाज फाइनेंस में क्यों लोन लूं? नहीं लेना। ऐसे क्या कोल्ड कॉल आ जाए तो आप हमारे यहाँ सीए करवा लो भाई साहब। सस्ती सुंदर टिकाऊ दरों पे हमारे बॉस ऑडिट करते हैं। आइए 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 भाई साहब, क्लॉज नंबर 6 भी है, क्लॉज नंबर 7 भी है। उनका पालन करते हुए आप बिजनेस सिक्योर करेंगे तो ही। ऐसा थोड़ी है कि एम्प्लॉय को कोल्ड कॉल लगवा दिया, एम्प्लॉय से कोल्ड कॉलिंग करवा दी। नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्यों लिखा है एम्प्लॉय ऑफ सच सीए? अरे यार, मैं कल रात को एक शादी में था, वहां मुझे एक सज्जन मिले, बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उन्होंने कहा यार कुछ सेवाएं आपकी लेना है हमको, जरा आप आके मिलो ना ऑफिस में। तो मैंने कहा यार बॉस मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को भेजता हूँ, वो आएगा आपसे बात करेगा, जो भी डील होगी ही विल डू दैट, ही विल बी द फाइनल अथॉरिटी, आई विल एग्जीक्यूट दैट डील। हाँ, इसको कहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय आपके यहाँ पहुंच रहा है और काम सिक्योर कर रहा है, या मेरा पार्टनर आपके यहाँ पहुंच रहा है और काम सिक्योर हो रहा है, या ये सुपर 8 में से कोई है जो आपके यहाँ पहुंच रहा है और काम सिक्योर हो रहा है। तो पुश कैटेगरी की चीज तो नहीं चाहिए, पुल कैटेगरी की चीज हम कर सकते हैं, वो भी हमारे पास जब लोग आएंगे तब। बिल्कुल सही बात है। जैसा वेबसाइट के अंदर होता है पुश एंड पुल, वैसा यहाँ भी होता है पुश एंड पुल। बट ठीक है, अभी समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट होता है। आइए टेबल बनाते हैं। सीए इन प्रैक्टिस, या तो मेरा एम्प्लॉय है, या मेरा पार्टनर है, या नाइदर एम्प्लॉय नॉर पार्टनर। सीए इन सर्विस है, या तो मेरा एम्प्लॉय है, या तो नॉट माय एम्प्लॉय। ढंग से बनाना टेबल, हाँ। या क्या है, ओनली सीए, सीए ना, नाइदर सीओपी नॉर एम्प्लॉय, या सुपर 8। पहले आप ये टेबल बनाओ यार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कितना प्यारा निचोड़ निकल के आएगा।
लेट्स मेक दिस टेबल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है अदरवाइज ऑक्यूपाइड, और एक है सुपर 8। अब जो सीए इन प्रैक्टिस है उसका वो आपका एम्प्लॉय है, या सीए इन प्रैक्टिस है वो आपका पार्टनर है, या सीए इन प्रैक्टिस है ना तो आपका एम्प्लॉय है ना पार्टनर है, या सीए इन सर्विस है आपका एम्प्लॉय है, या सीए इन सर्विस है आपका एम्प्लॉय नहीं है। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई साहब क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, इन पांचों में इंटरफेस क्रिएट करो। क्लॉज 1 कहता था मैं हर उस शख्स को अपने नाम से प्रैक्टिस करने की इजाजत दूंगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और या तो मेरा एम्प्लॉय है या मेरा पार्टनर है, बाकी तो मैं किसी और को कोई इजाजत ना दूं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं क्लॉज 1 से? चेक कर लो एक बार। क्लॉज 1 में क्या बोला था? आई कैन अलाउ अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन माई नेम, he should be a certified charter, he should be a practicing CA and should either be my employee or my partner। क्या आपको मेरा क्लॉज 1 याद आया? ओके। क्लॉज 2 में बोला क्या मैं सीए इन प्रैक्टिस से शेयरिंग कर सकता हूं? ओ भाई मेंबर है तो बाकायदा शेयरिंग कर, सिर्फ थ्रेट देख लेना, थ्रेट तो नहीं है। ओके। क्लॉज 3, क्या मैं इन सब से शेयरिंग कर सकता हूं? करो ना यार, किसने बोला? शेयरिंग ही तो करना है। क्या मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं? बाबू इससे तो तू कर नहीं पाएगा क्योंकि एम्प्लॉय है, पार्टनर तो तू है ही नाइदर एम्प्लॉय नॉर पार्टनर। तू चाहे तो इससे पार्टनरशिप कर ले। सीए इन सर्विस, इससे तो तू पार्टनरशिप करियो मत, इन दोनों से तो कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, इससे भी नहीं हो सकती, इनसे तू कर सकता है बट प्रेजेंटली नॉट पॉसिबल। ओ भाई लोग, कुछ समझ में आया अंतर? क्लॉज 4 कहता है तुम सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस के साथ ही क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप। नेक्स्ट, क्या मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए बिजनेस सिक्योर कर सकता है? हाँ। क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए बिजनेस सिक्योर कर सकता है? हाँ। लेकिन जो मेरा पार्टनर भी नहीं है और एम्प्लॉय भी नहीं है वो मेरे लिए बिजनेस सिक्योर नहीं कर सकता। और जो सर्विस में है क्या वो मेरा एम्प्लॉय है? हाँ, तो वो मेरे लिए बिजनेस सिक्योर कर सकता है। लेकिन जो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, वो बिजनेस सिक्योर नहीं कर सकता है। ना तो सीओपी है ना एम्प्लॉय है, नहीं कर सकता है। क्या सुपर 8 मेरे लिए बिजनेस सिक्योर कर सकते हैं? कर सकते हैं। बच्चों इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
हेलो, इज देयर एनी कंक्लूजन, कंफ्यूजन? कंक्लूजन तो मैंने दे दिया, कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? आगे बढ़ूं? टेबल बना ली? चलिए, ना अब आते हैं बहुत ही बड़े क्लॉज नंबर 6 पर। क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है? सर, क्लॉज नंबर 6 कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits client or professional work either directly or indirectly, either by circular or by advertisement or by personal communication or by interview or by any other means, solicits client or solicits professional work। या तो क्लाइंट सॉलिसिट करता है या प्रोफेशनल वर्क सॉलिसिट करता है, या तो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है, सर्कुलर से करता है, एडवर्टाइजमेंट से करता है, पर्सनल कम्युनिकेशन से करता है, इंटरव्यू से करता है, या बाय एनी अदर मीन्स करता है। भाई साहब, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमसे कहा गया है कि आप बिल्कुल भी सॉलिसिटेशन नहीं करेंगे। सॉलिसिटेशन नहीं करेंगे का मतलब लोगों के पीछे नहीं पड़ेंगे। सॉलिसिटेशन वर्ड अपन ने पढ़ रखा है, इंश्योरेंस कंपनी के केस में बहुत देखा है। सॉलिसिटेशन वर्ड को इंश्योरेंस कंपनियों के केस में बहुत देखा है। इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, कि आप परेशान ना हो। इंश्योरेंस तो मैटर ही है आपको सॉलिसिट करने का। तो भाई साहब, ऐसा हमें अपने क्लाइंट के साथ नहीं करना है। पता चला क्लाइंट को बजाज फाइनेंस की तरफ फोन कर करके बोल रहे हैं, भाई साहब लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या। ऐसा नहीं भाई साहब, क्लाइंट को फोन लगा रहे, भाई साहब टैक्स ऑडिट करवाना है क्या, जीएसटी करवाना है क्या, हम करते हैं हम करते हैं। आप किसी भी क्लाइंट को या किसी भी प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं करो। मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैंने तो आउटसोर्स कर दिया। अरे भैया आउटसोर्स कर दिया तो इनडायरेक्टली, मैं तो खुद ही कॉल लगा लेता हूं तो डायरेक्टली। और ये कॉल लगाना क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन। ना 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 ना, हम पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करते। हमने तो पेपर में ऐड दे दिया, हमारे यहाँ सस्ती सुंदर टिकाऊ दर पे जीएसटी ऑडिट किया जाता है। अरे मैंने पेपर में नहीं छपाया, मैंने पूरे शहर में पर्चे बंटवा दिए। हमारे यहाँ सबसे सस्ती दर पे इनकम टैक्स की फाइल बनाई जाती है। अरे मैंने तो पॉडकास्ट पे इंटरव्यू दे दिया यार। वो इलाहाबादिया था, उसको मैंने बोला कितने पैसे लेगा। संदीप माहेश्वरी था, उसको बोला कितने पैसे लेगा, तुम मेरी पॉडकास्ट करो। उन्होंने मेरी पॉडकास्ट की। उन्होंने पूछा कि क्लाइंट को आपके पास क्यों आना चाहिए। मैंने भर भर के बताया कि क्लाइंट को मेरे पास क्यों आना चाहिए।
बहुत बढ़िया। आप क्लाइंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉलिसिट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट सॉलिसिट क्लाइंट or solicit professional work directly or indirectly by circular, by advertisement, by personal communication, by interview। और उसके बाद लिख दिया ओहो हो, जितनी तिकड़ा में आपके दिमाग में चल रही थी वो सब यहाँ आ गई। किसी भी तरीके से हमें अपने क्लाइंट को बरगलाना नहीं है, या उसको सॉलिसिट नहीं करना है, या उसके पीछे नहीं पड़ना है। वी नीड नॉट टू सॉलिसिट द क्लाइंट। समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ूं, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। चलें? तो आगे इसके बाद बोला कि इसके दो एक्सेप्शन है। दे हैव गिवन टू एक्सेप्शंस कि आप nothing in this clause prohibits a chartered accountant to apply, request or invite professional work from another chartered accountant in practice। भाई साहब, आप सॉलिसिटेशन कर लो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। आप सारे सीएस को ईमेल डाल दो, मैं नया नया सीए बनाऊं, आपके पास कई कैसे कोई ओवरफ्लो हो तो आप मुझे दे दो, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो तो यू कैन ऑफलेट दैट वर्क टू मी, मैं कर लूँगा। सो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट टू योर कोलीग्स इन प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस बोला है बाबू, सर्विस वालों को मत लेटर भेज देना। आपका दोस्त, आप तो प्रैक्टिस में आ गए, आपका दोस्त जॉब में लग गया, आप उसको कह रहे हो भैया जी तुम्हारे यहाँ कोई काम हो तो हमें दे दो, शेयरिंग कर लेंगे। भाई साहब, माना कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में शेयरिंग अलाउड है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उस बेचारे से काम मांग के शेयरिंग मत कर देना, उसकी भी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा भी मिसकंडक्ट हो जाएगा। क्यों? अरे यार क्लॉज 2 है ना, पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। मना करता है। क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल मना करता है कि सीए इन प्रैक्टिस को किसी सीए इन सर्विस से काम नहीं मांगना है। आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो, लेटर लिख लिख के। सीए इन सर्विस से मत मांग लेना काम लेटर लिख लिख के, गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। अच्छा, दूसरी बात, आप चाहो तो टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। यू कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स, या इंक्वायरीज। खुद चलकर कोई आपके पास आया है और टेंडर या इंक्वायरी कर रहा है, जिसे आपके ऑर्गेनाइजेशन यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अगर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई टेंडर
भर दो, तो बाबू टेंडर भरते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। टेंडर भरते समय आपको टेंडर की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड दोज गाइडलाइंस आर व्हाट? आइए, कि टेंडर सारे भर सकता हूं क्या? पहली बात तो टेंडर की गाइडलाइन बताता हूं मैं आपको। नाउ, कैन आई फिल द टेंडर? टेंडर मतलब समझते हो आप, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ग्राम पंचायतों का ऑडिट करवाना है। प्रति पंचायत आप कितना शुल्क लेंगे भेजिए, समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से टेंडर कोट किया जा रहा है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मंगवा रहे हैं। अगर आपने टेंडर बुलवाया तो पहले तो ये बताओ कि सर्विस, नेचर ऑफ सर्विस, is domain of practicing CA only। जैसे स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ कंपनी। भाई साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि अगर नेचर ऑफ सर्विस डोमेन ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए ओनली है, जैसे स्टेचुटरी ऑडिट, नाउ यहां पर दो बातें हो, लिख लिया ना आपने? मैं आपका वेट कर रहा था लिखने का। यहां पर दो बातें होंगी। पहली, मिनिमम फीस is prescribed in tender। No minimum fees prescribed in tender। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड इन टेंडर है, फिल द टेंडर, नो मिसकंडक्ट, एंड मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड इन टेंडर है, डू नॉट फिल टेंडर, अदरवाइज मिसकंडक्ट होगा। कोई टेंडर फिल मत करो अगर तुम्हारे ही डोमेन की सर्विस है। डोमेन मतलब आप ही मुझे बताओ, क्या स्टेचुटरी ऑडिट इंडिया में सीए के अलावा कोई कर सकता है? नहीं ना। बस हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर गला काट प्रतियोगिता आयोजित करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। कारण क्या है? कारण भी तो सुन लो। अगर इस तरीके से टेंडर कॉल करने की इजाजत दी जाए तो यार, ग्राम पंचायतों के ऑडिट के लिए मैंने बोल दिया 10 रुपए, तो सबसे सस्ता टेंडर तो मेरा ही है, 20 रुपए, 25 रुपए। ऐसे में क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी गिरा देंगे और कॉस्ट ऑफ सर्विस भी गिरा देंगे। वो मेंटेन रखना है,
तो बोला भैया देखो, स्टेचुटरी ऑडिट के लिए तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यानी टेंडर में ही लिख दो मिनिमम फीस कितनी है, उसके बाद जिसको जो लिखना वो लिखो। मिनिमम फीस से नीचे टेंडर कोट नहीं करना है, बस सीधी सी बात है। मिनिमम फीस के ऊपर आप टेंडर कोट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम फीस के नीचे टेंडर कोट नहीं करना है। हेलो, मिनिमम फीस के नीचे टेंडर कोट नहीं करना है, मिनिमम फीस के ऊपर आप टेंडर कोट कर दो, और मिनिमम फीस नहीं दी हो तो टेंडर कोट मत करना। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ूं। क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला हमको ठंडी ले आता लाया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेटर लिखे और उनसे फीस का कोटेशन मांगे? कैन आई डू दैट? मतलब मेरा आपसे अनुरोध है कि बताएं क्या ये संभव है मेरे लिए कि एक सीए, एक मैं सीए हूं, प्रैक्टिसिंग सीए हूं सपोज, अब मुझे लेटर आ रहा है क्लाइंट का, सर आपसे काम करवाना है, मिनिमम फीस कोट करो। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कोट सच मिनिमम फीस इन दैट, इन रिस्पॉन्स टू दैट लेटर? बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, टेंडर नहीं है। आप पर्सनल कम्युनिकेशन पे जवाब दे सकते हो, तो एक चोटीधारी अपन यहां बना सकते हैं। if through personal communication client inquires fee for an assignment, practicing CA can respond। आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दो, क्योंकि उसने 1-to-1 पर्सनल कम्युनिकेशन आपको किया है, एज ए पब्लिक फोरम पे टेंडर नहीं निकाला है। इसमें समझने वाली बात है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हेलो, डिड यू गेट माई पॉइंट? दूसरी बात, सर टेक्निकल बिडिंग की गई थी, टेक्निकल बिडिंग में फीस नहीं कोट करने को कहा था, टेक्निकल बिडिंग में बोला था एक्सपीरियंस बताओ, कॉम्पिटेंस बताओ, रिसोर्सेज बताओ तुम्हारी फर्म के कितने हैं। आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट, कॉम्पिटेंस के पॉइंट, रिसोर्सेज के पॉइंट जुड़ेंगे तब आपको टेंडर मिलेगा। कैन आई डू दिस? यस, वी कैन फिल दिस टेंडर, क्योंकि इसमें कट थ्रोट कंपटीशन वाली बात नहीं है। जो बहुत कॉम्पिटेंट होगा उसको मिलेगा। अच्छा, अब उन्होंने टेंडर इशू किया सर्विस अदर देन सर्विस ऑफ
सीए डोमेन ओनली। उन्होंने कहा अकाउंटिंग का टेंडर बुलवा रहे हैं, उन्होंने कहा बुक सिस्टम डिजाइन के लिए टेंडर बुलवा रहे हैं, उन्होंने कहा कॉस्टिंग के लिए टेंडर बुलवा रहे हैं, इनकम टैक्स के लिए टेंडर बुलवा रहे हैं, लॉ कंसल्टेंसी के लिए टेंडर बुलवा रहे हैं। अब भाई अगर मैं ज्यादा नाक लगाऊंगा ना तो दूसरे लोग इस काम को उठा ले जाएंगे। ये काम तो सी एस सब कर सकते हैं भाई साहब, ये मेरा अकेले का डोमेन थोड़ी। अब चाहे मिनिमम फीस दी हो ना दी हो, वेदर minimum fees given or not, whether only CAs are requested or not, one can fill this tender. पहले आप लिख लो फिर समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैटर। वन कैन फिल दिस टेंडर। चले आगे, सुनो जरा। देखो, अगर अकाउंटिंग, सिस्टम डिजाइन, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, लॉ कंसल्टेंसी ऐसा कोई टेंडर आया, अब अगर हमको इंस्टीट्यूट मना कर देगी तो ये काम तो हमारे पास कभी आएंगे ही नहीं, ये तो सब दूसरे लोग ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा ना, उसमें मिनिमम फीस दी हो कि नहीं दी हो, वहां तुम्हारी कंपटीशन सिर्फ अपने मेंबर से नहीं है, बाकियों से भी है। जो कोट करना कोट करो, पट्टो को टेंशन नहीं। सर, उन्होंने नॉन टेक्निकल बुलाया है, लेकिन बुलाया सिर्फ सीएस को है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा लोग इसका गलत आंसर लिख कर आएंगे, ये मैं लिख के देता हूं। आपको क्वेश्चन आएगा, एक एंटिटी ने अपने यहां अकाउंटिंग करने के लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से टेंडर बुलवाए हैं, उसमें मिनिमम फीस भी कोट नहीं की गई है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये टेंडर भरना चाहिए? बच्चों बताओ, ऑनलाइन लाइव एट होम पढ़ के क्या मतलब है अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे? बताओ क्या करें?
ओ मेरे YouTube लाइव, बताओ भैया बताओ। सीए कैन, यस ही कैन। क्यों? क्योंकि बंधु, अगर हमने नाक लगा दी और हमने कहा सीए, चूंकि इसने सिर्फ हमें बुलाया है, हम भाइयों के बीच में कंपटीशन करा रहा है, हम इसके टेंडर को फिल नहीं करेंगे, तो वो भी ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। वो बोलेगा इस टाइप के काम के लिए आगे से कोई टेंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मत दो, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फिल ही नहीं करते टेंडर। तो पता चला कि प्रैक्टिस के डोमेन से काम ही बाहर हो गया। इसलिए बोला इतराओ वहीं जहां अपना डोमेन, वहां बिल्कुल मत इतराना जो अपना डोमेन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम तो काम लाओ, अपनी सीए फ्रेटर्निटी में काम आना चाहिए। भरो टेंडर, जो करना करो। दूसरे प्रोफेशनल के साथ जब कंपटीशन होगी ना, कोई डिसिप्लिन लागू नहीं। अपने मेंबर के साथ अगर कुछ करोगे, डिसिप्लिन लागू होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद हम कोचिंग क्लासेस वालों के लिए उन्होंने एक स्पेशल लाइन ऐड की, क्लॉज 6 के अंदर ही। वो लाइन आप लिख ले, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटीज बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस may amount to indirect solicitation as well as solicitation by any other means. पूरे इंदौर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दूं, आओ मेरी क्लास में आओ। चूंकि अभी सोशल मीडिया की गाइडलाइंस कोई बनी हुई नहीं है, इसलिए सब सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। जिस दिन सोशल मीडिया गाइडलाइन बन गई, उस दिन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ाने ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। अभी तो बहुत ट्विटर ट्विटर यूट्यूब यूट्यूब सब खेल रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव सोशल मीडिया गाइडलाइंस। बट sooner or later social media guidelines will be there, and you will find that something is
going to hamper this industry. So an advertisement of coaching or teaching activity by a member in practice. आपको कोचिंग टीचिंग करना है तो प्रैक्टिस छोड़ दो, उसके बाद चाहे पोस्टर पे चढ़ो, चाहे बस पे चढ़ो, कहीं भी चिपको भैया, कोई दिक्कत नहीं. बट इफ यू आर इन प्रैक्टिस, काइंडली refrain yourself from promoting yourself towards that. प्रमोट नहीं करना है अपने आप को. Is that clear? Everyone? तो ये है आपका क्लॉज नंबर 6 का बेयर. अभी तो क्लॉज नंबर 6 का बेयर ही पूरा हुआ है. क्लॉज नंबर 6 में तो हा कितने सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारे पॉइंट हैं. अभी और कागज जोड़ जोड़ के पॉइंट बनाएंगे इसमें. कल का पूरा दिन अपने को क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 में लगेगा, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. और ये 2 क्लॉज हुए, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स में टाइम नहीं लगेगा. ये 2 क्लॉज हुए, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा. ये 2 क्लॉज बहुत खतरनाक है, क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 7. इज दैट क्लियर? तो बाकी की बातें करते हैं कल सुबह अपन मिल रहे हैं. आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया था. आई जस्ट फॉरगेट वन इक्विपमेंट विच इज टू बी पुट इन हियर फॉर टेलीकास्ट. वही भूल गया था मैं, तो मैंने कहा क्या करूं. पर कल अपन मिल रहे हैं. कल अपन कॉन्करेंट ऑडिट एंड बैंक ऑडिट की बात करेंगे. पहले बैंक ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे 15 मिनट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्करेंट ऑडिट. कल बैंक ऑडिट खत्म करके उसके TYU भी खत्म कर लेंगे. उसके बाद चलेंगे NBFC के ऑडिट. गॉट इट? चलिए.